नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका को लेकर के, और उस भूमिका को लेकर के आज की हमारी कक्षा होगी वो लास्ट होगी, अंतिम कक्षा होगी। उसके बाद में भूमिका खत्म हो जाएगी और आदिकाल की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए हम हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसकी भूमिका बहुत अच्छे से पढ़ी है हमने, और उम्मीद है कि आपको वह बखूबी समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एक बेल का आइकन को जरूर दबा दें। प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कक्षा कैसी रही, कैसी लगी, कैसे ना लगी। ठीक है, अगर कुछ बदलाव की जरूरत है तो मुझे अवगत करवाएं, मैं बदलाव करने की कोशिश करूंगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो दोस्तों, क्या हो रहा था कि हमने हमारा कल आदर्श काल विभाजन था, जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में विभाजित करके और उसके 18 भाग कर दिए थे। 1893 ईस्वी में इसको प्रकाशित भी करवा दिया था हमने। इसके बाद में क्या कुछ रह जाता है, मेरी भूलवश एक चीज रह गई। जब हम जॉर्ज ग्रियर्सन पढ़ रहे थे उस टाइम हमने जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन नहीं पढ़ा था, और आपका विश्वास है मुझ पर, उसी विश्वास को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए मैं वो आदर्श काल विभाजन आज आपको पढ़ा दूंगा। जो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन था उस टाइम पे नहीं पढ़ा पाया, दिमाग से निकल गया था। मैंने देखा, ध्यान दिया कि ये तो रह ही गया, और इसी विश्वास के चलते मैं आज वो करवा दूंगा आपको, ग्रियर्सन का काल विभाजन। क्या है कि दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि कुछ चीजें छूटे आपसे। देखो, YouTube के ऊपर बहुत सा मैटर मिल जाएगा आपको। मैं जानता हूं आप ऐसे भी सोचते होंगे कि यार 300 के पास में इसके सब्सक्राइबर क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास लेंगे, समझेंगे, तभी उसके बारे में पता चलेगा कि अंदर क्या है और क्या नहीं है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी नहीं है। मैंने कोशिश की है आपको बेहतर से बेहतर मैटर उपलब्ध करवाने की, और इतना भी मैं जानता हूं कि आपने वर्ण विचार पढ़ा भी होगा किसी ने, तो उसमें आपको पता चला होगा कि वर्ण विचार मैंने 6 कक्षाओं में कंप्लीट करवाया था, लेकिन क्या कि कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्यों भाई? क्या इससे अच्छा मैटर मिल रहा है क्या आपको कहीं पे यूट्यूब पे? भाई फ्री में अगर कोई ऐसा मैटर दे रहा है तो मैं अपनी क्लास से बंद कर देता हूं। नहीं समझ रहे हो? देखो, क्या है कि जब कोई आपको कुछ बताने की कोशिश करता है और उसके बदले में उसको रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है अच्छा, तो वह यही काम करता है। एक तरीके से हताश होना अलग बात है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें उपलब्ध करूं। चलो कोई नहीं, बातें होती रहेंगी। हम पढ़ते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन जो किया था वो आज हम पढ़ेंगे इस कक्षा में। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया, इनके द्वारा कालों के नाम न होकर के पाठों के नाम है। सबसे मेन बात है, इनके द्वारा कालों के
नाम ना होकर, नाम न होकर पाठों के नाम, पाठों के नाम है। सबसे मुख्य बात है कि इन्होंने काल विभाजन किया ना, तो इन्होंने कालों का नाम नहीं रखा, उसके द्वारा उसी के अनुरूप तो कुछ पाठ बना दिए। ठीक है, उन पाठों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पाठ है चारण का, चारण काल। चारण काल पाठ नंबर 1 है। उसके बाद है 15वीं सदी। आप एक बार लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। 15वीं सदी, 15वीं सदी। और 15वीं सदी के बाद में उन्होंने रखा जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इन्होंने पाठ का नाम रख दिया जायसी की प्रेम कविता। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, चौथा पाठ। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और पांचवा जो पाठ रखा, इन्होंने रखा मुगल दरबार, मुगल दरबार। ये 5 पाठ हो गए। ठीक है, इसके बाद में 12 पाठ हैं, लेकिन 12वां पाठ मैंने बताया था विविध कवियों के रूप में इन्होंने बताया, उसको पाठ नहीं गिना, इन्होंने अपने 11 ही पाठ बताए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो क्या किस तरीके से इसको याद करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, वो बाद में बताता हूं। पहले लिखते हैं छठे नंबर का जो काल है, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, इधर से लिखते हैं छठे नंबर का। तो छठे नंबर का क्या होगा भाई? तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास। उसके बाद में रीति काव्य, 7वां रीति काव्य, रीति काव्य। उसके बाद में तुलसी के प्रवृत्ति कवि, तुलसी के प्रवृत्ति कवि, 8वां। 9वें नंबर पे जो इन्होंने काल बताया, जो 9वां नंबर का इन्होंने काल बताया, वह है 18वीं सदी। 18वीं सदी, 18वीं सदी के बाद में जो 90वें नंबर का काल था वो 18वीं सदी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 11वां। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में जाने के बाद में अंतिम विविध अशक्त कवि, 12वां विविध अशक्त
कवि। ठीक है, ये इन्होंने काल विभाजन किया इस तरीके से। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी चीज का सहारा लूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया? हाँ, देखो कैसे याद करेंगे इसको। याद करना जरूरी है, किस तरीके से याद करते हैं वो चीज जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करता, हमें तो याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो भाई पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये जो शब्द है ना, ये जो कालों के पाठों के जो नाम है ना, ये हमें अटपटे से लग रहे हैं। तो इनकी अटपटाहट को दूर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो चारण काल, 15वीं सदी, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और मुगल दरबार, यहां तक एक बार याद करेंगे। फिर करेंगे तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के प्रवर्ती कवि, 18वीं सदी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध अशक्त कवि। इनको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला जो बताया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है वो, देखो कैसे याद करेंगे। चारण 15वीं सदी में जाए, चारण 15वीं सदी में जाए, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। वापस से सुनिएगा, क्या बोला, चारण 15वीं सदी में जाए, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। देखो ये ट्रिक बन गई। क्या बनी ट्रिक? चारण 15वीं सदी में जाए, ब्रज में, माफ कीजिएगा, ब्रज में मुगल दरबार लगाए, क्या करना है, चारण 15वीं सदी में जाए, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। चारण 15वीं सदी में जाए, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। वापस से दोहराएंगे, चारण 15वीं सदी में जाए, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। इतनी सी बात है। क्या? चारण 15वीं सदी में जाए, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। देखो कैसे क्या हुआ, चारण से चारण काल, 15वीं सदी में जाए, 15वीं सदी से 15वीं सदी जाए, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। मुगल दरबार का अर्थ मुगल दरबार। यह चीज याद हो गई? वापस से देख लो एक बार। चारण 15वीं सदी में जाए, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। चारण कहां जाए? 15वीं सदी में जाए, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में तुलसीदास ने क्या? तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। क्या लिखा? तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। ठीक है, तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए, विक्टोरिया के शासन में जाए और विविध अशक्त कवि। देखो मैं लिख देता हूं, तुलसीदास ने, ये इधर हो गया, ये इधर, तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। क्या लिखा? ट्रिकी है ये भी बस। तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने
तुलसी के प्रवृत्ति कवियों ने 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए, विक्टोरिया के शासन में जाए, 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए, उसके बाद में विक्टोरिया के शासन में जाए, विविध और विविध अशक्त कवि और विविध अशक्त कवि क्या करेंगे? सबसे पहले तुलसीदास ने रीति काव्य लिख दिया। तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए और विक्टोरिया के शासन में जाए, विविध अशक्त कवि। देखो कैसे पढ़ेंगे इसको। तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए, विक्टोरिया के शासन में जाए और विविध अशक्त कवि। क्या पढ़ेंगे? तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए, विक्टोरिया के शासन में जाए और विविध अशक्त कवि। तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए और विक्टोरिया के शासन में जाए और विविध अशक्त कवि। देखो कैसे इसको याद कैसे करेंगे। तुलसीदास क्या लिखा? रीति काव्य। तो रीति काव्य। तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में जाए भाई, कंपनी के शासन में जाए, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में जाए। देखो ये हिंदुस्तान अलग है। विक्टोरिया के शासन में जाए, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध अशक्त कवि। इसमें अनेक कवियों को और जोड़ा गया। कैसे करेंगे इसको याद? तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। हम अपने आप को बता रहे, किसी को बता रहे हैं कि तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए, विक्टोरिया के शासन में जाए और अंत में विविध अशक्त कवि। देखो कैसे याद करेंगे, वापस से एक बार देख लो। तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए, विक्टोरिया के शासन में जाए और विविध अशक्त कवि। अब वापस से इसको पूरा देख लो, एक बार पूरा रिवाइज कर लो। चारण 15वीं सदी में जाए, ब्रज में मुगल दरबार लगाए। चारण काल 15वीं सदी जाए इसी की प्रेम कहानी, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और मुगल दरबार। उसके बाद में तुलसी ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के प्रवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में जाए, कंपनी के शासन में जाए, विक्टोरिया के शासन में जाए और विविध अशक्त कवि। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे फिर वही। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद। ले लिया होगा भाई। समझ में आ रही है ना ये चीज? समझ में आनी चाहिए आपको। और अगर समझ में नहीं आ रही है और मुझे अगर किसी ने आपकी बार नहीं बताया तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं कक्षाएं बंद कर दूंगा। भाई जब तुम अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब शेयर सब्सक्राइब वगैरह करवा नहीं रहे हो, तो फिर मुझे क्या फायदा? मैं भी किस लिए करता हूं? ये आपके लिए तो कर रहा हूं। और आपके लिए मैं इतना सोच रहा हूं तो आपको तो आपसे तो थोड़ी सी एक मतलब क्या गुरु दक्षिणा मांगते हैं ना, तो मैंने तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा आपसे?
कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलो। इतनी चीज़ मांगी है ना, अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो फिर बंद कर देंगे, नहीं क्या? क्यों बगैर फालतू में माथा खराब करना, दिमाग खराब करना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हिंदी साहित्य ग्रंथ एवं रचनाकार। कुछ हिंदी साहित्य ग्रंथ, कुछ हिंदी साहित्य ग्रंथ एवं रचनाकार। कुछ हिंदी साहित्य ग्रंथ एवं रचनाकार। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। पहला, किसका? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। किसका है भाई ये ग्रंथ? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी। कौन सा ग्रंथ है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इतिहास ग्रंथ है भाई ये, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? पढ़ चुके हो आप, इसलिए पूछ रहा हूं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या है? हिंदी साहित्य की आलोचना कौन कर सकता है, ऐसा करके पढ़ाया था मैंने कि हिंदी साहित्य आलोचना कौन कर सकता है? जो बड़ा आदमी होगा। और बड़ा आदमी कौन है? भगवान श्री राम, उससे बड़े तो कोई है नहीं। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बता दिया मैंने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है भाई? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। इसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पढ़ा चुका हूं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त। यह चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, सिर्फ लिखवा रहा हूं, एक जगह हो जाए। ठीक है, इसके बाद में हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। अतीत में कौन गए? विश्वनाथ। विश्वनाथ लिखते रहना भाई, ठीक है। हिंदी साहित्य के अतीत में कौन चले गए थे? विश्वनाथ। हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी कौन? प्रभाकर माचवे। माचवे जी ने क्या कर दिया? हिंदी साहित्य की कहानी लिख दी भाई। इसके बाद में हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा कौन? राहुल सांकृत्यायन।
राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन इनका गोत्र था, निरी ब्राह्मण थे भाई, ठीक है। इसके बाद में हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य नाम से किसने लिखा? धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब दर्शन किससे होते हैं? आंखों से। और आंखों से कौन देखता है? नवीन विलोचन शर्मा। नवीन विलोचन शर्मा। इसके बाद में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और संक्षिप्त कौन है? नंद दुलारे, क्योंकि छोटे हैं तो संक्षिप्त हैं। नंद दुलारे वाजपेयी। ये लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उद्भव और विकास कौन कर सकते हैं? विकास कौन कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं नारायण। कौन? उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचना किसने की? उद्भव और विकास उदय नारायण। आलोचना किसने की? आलोचना कौन कर सकते हैं? राम कर सकते हैं, तो राम कुमार वर्मा। अब दूसरा इतिहास, दूसरा भाई बच्चा कितने बार? 2 बार तो गिरता ही है कम से कम, तो बच्चन सिंह। बच्चे से बच्चन सिंह। वैज्ञानिक इतिहास कौन? गणपति चंद्रगुप्त। इसके बाद में अतीत में कौन चले गए? विश्वनाथ जी चले गए। कहानी किसने की? प्रभाकर माच। ठीक है। काव्यधारा एक अलग ही नाम है, तो सांस्कृत्यायन भी एक अलग ही नाम है, स्पेशल साइंटिफिक नाम। हिंदी साहित्य बोल दो है। हिंदी साहित्य कौन? धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। दर्शन किससे होते हैं? लोचनों से। और ये क्या है? विलोचन है। वी उपसर्ग लगा दिया इन्होंने। संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त छोटे कौन है? नंद के दुलारे कौन है? कृष्ण भगवान। तो नंद दुलारे वाजपेयी। ये क्या है? छोटे। वापस से एक बार देख लो, रिवीजन कर लेते हैं, टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है। तो देखो क्या किया। सबसे पहले किया हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उदय नारायण तिवारी। देखो, उद्भव और विकास किसने किया? नारायण। ठीक है। आलोचना, हिंदी साहित्य की आलोचना किसने कर दी? राम कुमार वर्मा ने। क्योंकि आलोचना कौन करेगा? जो बड़ा होगा। और बड़ा कौन है? श्री राम जी हैं। दूसरा इतिहास, दूसरा क्या था हमारे पास? बच्चा था, तो दूसरा बच्चन सिंह। वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक कौन था? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति जैसे तो वैज्ञानिक कोई है नहीं, क्योंकि गणपति ने तो बहुत से अनेक कारनामे किए ना भाई। हिंदी साहित्य का अतीत। अब अतीत में कौन चला गया? विश्वनाथ जी चले गए। कहानी किसकी है? प्रभाकर माचवे की। कहानी तो बोल प्रभाकर माचवे लिख सकते हैं, और कोई लिख ही नहीं सकता। काव्यधारा स्पेशल नाम, साइंटिफिक नाम कौन? तो इधर भी स्पेशल नाम राहुल सांकृत्यायन। इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये। ठीक है। इसके बाद हिंदी साहित्य कौन? धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन। इतिहास किससे किया जाता है? नवीन विलोचन। भाई लोचनों से। लोचन मतलब आंख, चक्षु, नयन। ठीक है, लोचन। और लोचन के अंदर क्या लगा दिया इन्होंने? वी उपसर्ग लगा दिया। तो भाई इतिहास दर्शन किसने किया? नवीन विलोचन शर्मा ने।
बोले भाई हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त, छोटे कौन है? छोटे कौन है? नंद के दुलारे। नंद के दुलारे छोटे ही तो थे कृष्ण भगवान जी, ठीक है। तो उन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी। इसको हटाता हूं मैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। कविता कौमुदी 17 भाग, किसने? राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी कितने भागों में? 17 भागों में। कौन? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी क्या कर दी इन्होंने? कविता की कौमुदी कर दी, रचना कर दी। इसके 2 भागों में साहित्य इतिहास है, बाकी काव्य है। लिख लो, 2 भागों में साहित्य इतिहास है, बाकी काव्य है, ठीक। एक तो ये चीज हो गई। संस्कृत, निर्बंगला उर्दू भाषा। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और उर्दू। उर्दू ये इसकी हो गई भाषा। अब आगे चलते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। भाई साहब, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। अब काव्य शास्त्र कौन लेकर भाग गए? कौन? भागीरथ मिश्र। कौन भागे? भागीरथ मिश्र। काव्य शास्त्र के इतिहास को लेकर के ही भाग गए वो। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक। समीक्षा किसने कर दी? समीक्षा भी को भाई साहब कोई न कोई बड़ा ही आदमी होगा, तो राम गोपाल शर्मा। कौन? राम गोपाल शर्मा, जिन्हें दिनेश नाम से जाना जाता है। दिनेश भाई, ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, सबसे मेन चीज है ये, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन? ब्रज। कौन? ब्रज रत्न दास। ब्रज रत्न दास। ये सारी चीजें याद करवाऊंगा, यहीं के हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद में उत्तर भारत की संत परंपरा। उत्तर भारत की संत परंपरा। तो संत तो कौन है? एक ही है भाई, परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम जी, परशुराम चतुर्वेदी संत परंपरा के अंतर्गत तो वही आते हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास।
हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। और हिंदी साहित्य का जो सुबोध इतिहास लिखने वाले हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। अब मैं ये याद करवा देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है? हाँ, ले लिया होगा। कविता कौमुदी कितने भागों में? 17 भागों में। राम नरेश त्रिपाठी, ये बात आप पढ़ चुके हैं और इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कविता कौमुदी जो है यह 2 भागों में साहित्य का इतिहास है और बाकी क्या है? काव्य है भाई, बाकी क्या है? काव्य, ठीक है। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और उर्दू, 4 भाषाएं हैं। हिंदी काव्य शास्त्र, काव्य का शास्त्र कौन लेके भागा? भागीरथ मिश्र, ठीक है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक, समीक्षा कौन कर सकता है भाई? कोई बड़ा ही आदमी होगा, वीआईपी आदमी होगा, तो बड़ा तो कौन है? राम है, राम गोपाल शर्मा दिनेश, ठीक है। एक तो ये समीक्षा कर दी और एक सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया था? राम जी ने आलोचना कर दी थी और इन्होंने क्या कर दी? समीक्षा कर दी। आलोचना किसने की? आलोचना की राम कुमार वर्मा ने, और समीक्षा किसने की? राम गोपाल शर्मा ने, ठीक है। इतना ध्यान रखना। खड़ी बोली का, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली, अब भाई जहां पे बोली खड़ी है तो वहां पे ब्रज की बात तो की, और ब्रज कौन है? ब्रजरतन दास जी, ठीक है। इसके बाद में उत्तर भारत की संत परंपरा। अब संत सबसे बड़े कौन है? परशुराम जी, जानते हैं हम। संत परंपरा जहां पे आएगी वहां पे हम परशुराम जी की तरफ जाएंगे। हिंदी का सुबोध, सुबोध यानी अच्छा, सुंदर। तो सुंदर तो कौन होता है? सुंदर तो भाई गुलाब ही होता है। गुलाब से सुंदर कोई फूल है क्या? अरे भाई नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। देखो वापस से एक बार दोहरा लेते हैं। कविता कौमुदी 17 भागों में, राम नरेश त्रिपाठी पढ़ के आ चुके हैं। 2 भागों में है हिंदी साहित्य का इतिहास, और बाकी जो भाग बच रहे हैं इसके 17 में से 2 गए 15, उसमें क्या है? इनका काव्य, ठीक है। भाषा कौन कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और उर्दू भाषा, ठीक है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। अब काव्य शास्त्र को लेकर भागने वाला इंसान कौन था? भागीरथ मिश्र। बोले काव्य शास्त्र कौन लेके भागा? भागीरथ मिश्र जी, ठीक है। इसके बाद समीक्षा, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। अब समीक्षा कौन कर सकता है? जो कोई बड़ा आदमी होगा वही तो समीक्षा करेगा, आप और हम तो कर नहीं सकते, और समीक्षा आप और हम नहीं कर सकते। तो बड़ा आदमी तो कौन है? भगवान राम है। और राम कौन से? गोपाल वाले, राम गोपाल शर्मा। और एक ने क्या कर दिया था? हिंदी की आलोचना कर दी थी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिख दिया। वो कौन थे? वो भी बड़े ही आदमी थे, तो वो राम कुमार थे, ठीक है भाई। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। अब जहां पे खड़ी बोली हो और खड़ी बोली और ब्रज की तरफ ना जाएं तो बात ही नहीं बनेगी। तो क्या हो गया? ब्रज रतन दास। उत्तर भारत की संत परंपरा, उत्तर भारत। अब उत्तर भारत में गए, उत्तर भारत में, और जहां पे संतों का नाम आ जाए तो वहां पे महान संत, महान तेजस्वी इंसान कौन? परशुराम चतुर्वेदी जी बैठे ही हैं। और साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध। अब सुबोध का मतलब होता है सुंदर, बोध यानी बोलने वाला। तो सुंदर तो कौन है भाई? हमारे गुलाब जी हैं, तो बाबू गुलाब राय। कैसा लगा? ठीक है, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। समय हमारे पास कम है, इसलिए आज इस कक्षा को पूरा करना भी जरूरी है, और इसको पूरा करके ही हम दम लेंगे। ठीक है भाई। आप देखो, एक चीज, एक कोट डाल के लिखो। प्रत्येक देश का साहित्य प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। वहां की जनता की चित्त, भाई ये क्या हो रहा है?
चित्त वृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। इन चित्तवृत्तियों को आदि से अंत तक, इन चित्त वृत्तियों को आदि से अंत तक, इन चित्तवृत्तियों को आदि से अंत तक परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ परखते हुए साहित्य परंपरा आदि से अंत तक परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य, साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य स्थापित, सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा दी। क्या साहित्य की परिभाषा दी? शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा दी, वो मैं आपको समझा दूंगा। यह चीज अभी आप पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। साहित्य के साक्ष्य, क्या साहित्य के साक्ष्य। अब साहित्य के दो साक्ष्य किए, कौन कौन से? पहला और दूसरा। बोले जी पहला और दूसरा दो कर दिए। बोले ये तो हमें पता है, और लेकिन है कौन कौन से? तो सबसे पहला है अंतः साक्ष्य और दूसरा क्या है? बाह्य साक्ष्य। बाह्य साक्ष्य, ये दो साक्ष्य कर दिए, ठीक है। अंत, कवि स्वयं के बारे में लिखे। अंत का मतलब कवि स्वयं के बारे में लिखे, और बाह्य का मतलब कवियों के बारे में दूसरों द्वारा लेखन। कवियों के बारे में दूसरों द्वारा लेखन, बाह्य साक्ष्य, ठीक है। अब कवि स्वयं के बारे में लिखेगा तो वहां पे अंतः साक्ष्य, और कवियों के बारे में कोई दूसरा अगर लेखन करता है तो वो क्या है? बाह्य साक्ष्य। अब देखो बाह्य साक्ष्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? आधुनिक पहला और दूसरा आधुनिक। पहला तो हो गया आधुनिक, और दूसरा क्या हो गया? प्राचीन। भाई पहला प्राचीन करो ना, क्योंकि प्राचीन पहले पढ़ेंगे ना। प्राचीन और आधुनिक। आधुनिक। अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले प्राचीन जो हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, और मैं बता चुका हूं पहले। ये वापस से थोड़ा क्या करना था कि मैंने ये कोट नहीं करवाया था, इसलिए मैं ये वापस से बता रहा हूं, ठीक है। तो किसी तरह की कोई चिंता ना बरतें।
सबसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ना, तो फिर प्राचीन साक्ष्य एक बार और आधुनिक साक्ष्य एक बार करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य, वहां की जनता, भाई जहां की जनता, जहां का जो देश है वहां की जनता की चित्तवृत्ति, चित्त यानी दिमाग की, वृत्ति मतलब सोच, सोच वृत्ति, चित्तवृत्तियों का सिंचित, सिंचित यानी छोटा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी उनका एक नक्शा बना हुआ है, प्रतिबिंब है। इन चित्तवृत्तियों को आदि से, आदि से मतलब शुरुआत से, शुरुआत से और अंत तक, शुरुआत से अंत तक परखते हुए, परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना, साहित्य की जो परंपरा है ना उसके साथ में सामंजस्य स्थापित करना हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, मतलब साहित्य का इतिहास कहलाता है। किसने कहा? शुक्ल जी ने। क्या कहा? कि प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य, कोई भी देश हो उसका साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। ठीक है, सिंचित प्रतिबिंब है। इन चित्तवृत्तियों को आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक परखते हुए, उसको देखते हुए साहित्य परंपरा के साथ, साहित्य की जो परंपरा है उसके साथ में सामंजस्य जोड़ बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं ये बात। ठीक है, साहित्य के साक्ष्य अंत और बाह्य दो होते हैं। अंत क्या? कवि स्वयं के बारे में लिखे, और बाह्य क्या? कवियों के बारे में कोई दूसरे का लेखन, दूसरों का लेखन। अब देखो, बाह्य साक्ष्य, अंत साक्ष्य, कवि स्वयं के बारे में लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है। हम बाह्य साक्ष्य पढ़ेंगे प्राचीन और आधुनिक। अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं लिया है तो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो, प्राचीन डालेंगे सबसे पहले, प्राचीन साक्ष्य, प्राचीन, क्योंकि प्राचीन सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन। प्राचीन में कौन कौन से आते हैं? कालिदास हजारा, पहला कौन? कालिदास हजारा। किसकी रचना है? कालिदास जी, कालिदास त्रिवेदी। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता पढ़ चुके हैं ये चीजें हम। 252 वैष्णवन की वार्ता की वार्ता पढ़ चुके हैं ये चीजें। ठीक है, वह तो मैं लिखवा रहा हूं। भक्तमाल नाभादास जी का, भक्तमाल ये सारी की सारी नाभादास जी की है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है, और ये भक्तमाल है ये नाभादास का है। कालिदास हजारा जो रचना है ये कालिदास त्रिवेदी की है। मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित। सतकवि गिराविलास, सतकवि गिराविलास, सतकवि गिराविलास। उसके बाद में भक्त नामावली, कविमाला, कवि नामावली, भक्त नामावली, कविमाला, कवि नामावली, कवि नामावली। कवि नामावली के बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ
साहिब अर्जुन देव जी की। इसके बाद में श्रृंगार संग्रह, विचित्रोपदेश और रस चंद्रोदय। श्रृंगार संग्रह, विचित्रोपदेश, और अंत में जो अंत रचना बताई वो रस चंद्रोदय। रस चंद्रोदय। ये 13 रचनाएं किसकी हैं? प्राचीन रचनाएं हैं 13। इसके बाद में आधुनिक, ये भी पढ़ चुके हैं हम। आधुनिक में कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले इस्तवार दैला, लित्रे तयूर, इस्तवार दैला, लित्य तयूर, लित्य रे तयूर, लित्य रे तयूर, एंदुई ए हिंदुस्तानी, एंदुई ए हिंदुस्तानी पढ़ चुके हैं ना भाई, गारसा दत्तासी को, तो उनकी रचना। शिव सिंह सरोज, किसकी? शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। नंबर 3 पे जो रचना है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन। मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद किस किस की है भाई? मिस्र बंधुओं की श्याम सुखदेव और श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिस्र की। नंबर 5, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। 6 नंबर पे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। भाई ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं यार, को थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, और ये तो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त। अभी पढ़ चुके हैं हम। 8वें नंबर पे कौन लेंगे? 8वें नंबर पे लेते हैं नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? कर लिया? ठीक है, आगे चलते हैं।
हिंदी साहित्य की भूमिका, कितने नंबर हो गए थे भाई? 8-9 नंबर हो गए थे। 3 काट दो, 6 और 2 8 हो गए थे, 9वें नंबर। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आचार्य प्रसाद द्विवेदी की है ना ये तीनों रचनाएं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदि काल, ठीक है, यह हो गई। इसके बाद में डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य इतिहास, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास। थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा समझ में भी अजीब सा आ रहा होगा, लेकिन आज के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, कौन से? नागरी प्रचारिणी सभा काशी, काशी वाला जो है वो उसकी है, ठीक है। तो उसके बाद में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखवा दिया मैंने, उद्भव और विकास। हाँ एक और है ना 15वां, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, वहां उदय नारायण तिवारी, और विकास उदय नारायण तिवारी, ये थोड़ी लिखवाया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी नहीं राम कुमार वर्मा, साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कौन? राम कुमार वर्मा, ठीक है। इसके बाद में कौन बच रहा हमारे पास? हिंदी काव्य धारा, काव्य धारा किसकी? राहुल शांत करते हैं, अभी तो पढ़े थे। हिंदी काव्य धारा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। इसके बाद में कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी 17 भाग, त्रिपाठी जी, कौन? रामनरेश त्रिपाठी जी, ठीक है। इसके बाद हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत में कौन गए? विश्वनाथ। हिंदी साहित्य का अतीत कौन गए थे? विश्वनाथ, विश्वनाथ नाथ, विश्वनाथ, ठीक है 19। उसके बाद में 20वां हिंदी साहित्य की कहानी, प्रभाकर माचवे, हिंदी साहित्य की कहानी,
प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, पढ़ा भी दी थी पहले, वापस से एक जगह लिखवाई है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम बहुत कम है, 1 घंटा हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। प्रथम पुस्तकें हैं और प्रथम शुरुआत, हिंदी की शुरुआत और पहला कवि, इनके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है भाई, देखो हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो, वैसे आप लिख ही रहे होगे, लिख चुके होगे, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वापस से एक जगह कर लेना, क्योंकि ये तो काम ही आने की चीज है। ठीक है, देर में देर होती है। देखो भाई, अब हिंदी साहित्य का प्रथमों में आ जाते हैं, और प्रथम में किस क्या क्या लेते हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी की प्रथम पुस्तक या रचना। हिंदी की प्रथम पुस्तक या रचना किसे माना भाई, श्रावकाचार। किसकी है, देवसेन कृत, श्रावकाचार, माफ कीजिएगा, श्रावकाचार किसकी है, देवसेन। देवसेन एक जैन कवि थे, आप जानते ही हैं। 923 ईस्वी, कौन है, जैन कवि। जैन कवि कब, ये जो श्रावकाचार, इसकी रचना काल है, रचना काल है 923 ईस्वी, 923 ईस्वी। ठीक है, श्रावकाचार के बारे में। ठीक है, इसमें कितने 250 दोहे हैं, 1923 ईस्वी में लिखी गई। कुल दोहे 250। ठीक है, इस जो रचना में श्रावकाचार जो रचना है, उसमें श्रावक धर्म के आचरण का वर्णन है। इसमें श्रावक धर्म के आचरण का वर्णन किसमें है, श्रावकाचार में। ठीक है भाई, यह चीज है हिंदी की जो प्रथम पुस्तक, प्रथम रचना जो मानी जाती है वो। आप देखो, अब लिखते हैं दूसरा जो बिंदु होगा वो होगा हिंदी की शुरुआत मानी। हिंदी की शुरुआत मानी, किस किसने कब कब मानी, वो चीजें हमें देखनी है। तो 643 ईस्वी से किसने माना, पहला 643 ईस्वी से शुरुआत मानी, किन्होंने, मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने। कब से मानी, 643 ईस्वी से। 693 ईस्वी से माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा, हिंदी की शुरुआत। ठीक है, इसके बाद में 993 ईस्वी से माना आचार्य शुक्ल ने, प्रामाणिक। आचार्य शुक्ल जानते हैं ना भाई, रामचंद्र ने को बीच में हम गायब कर चुके हैं, तो ये शुक्ल बच रहे हैं हमारे पास, और ये वही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद 769 ईस्वी से मानी राहुल सांकृत्यायन ने। 769 ईस्वी से किसने मानी,
राहुल सांकृत्यायन। शुरुआत मानी हिंदी की शुरुआत विशेष विद्वानों के अनुसार 1000 ईस्वी से माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से मानी? 1000 ईस्वी से। इसके बाद छठे नंबर पे 1184 ईस्वी से माना गणपति चंद्र गुप्त ने। 1184 ईस्वी किसने? गणपति चंद्र गुप्त। कब मानते हैं? 1184 ईस्वी से। नगेंद्र मानते हैं 769 ईस्वी से। ये देखो 769 769 और 769 दोनों राहुल सांकृत्यायन और नगेंद्र भी लिख दो भाई इसमें। नगेंद्र दोनों एक ही सन मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में ग्रियर्सन मानते हैं 700 ईस्वी से। कौन मानते हैं? ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। ये इन्होंने हिंदी की शुरुआत मानी है, ठीक है भाई। ये हो गई हिंदी की हमारी शुरुआत। और किस किस विद्वान ने कब कब मानी है। अब हिंदी का पहला कवि किसने क्या माना है वो चीज और देख लेते हैं। हिंदी का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि सरहप्पा। सरहप्पा किसने माना? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। नंबर 2 सरहप्पा के बाद में माना स्वयंभू रामकुमार वर्मा। हाँ, भूल कर बैठे थे। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? स्वयंभू को। इसके बाद में पुष्यपुंड शिव सिंह सेंगर, बता चुका हूं। पुष्य या पुंड शिव सिंह सेंगर। पुष्यपुंड को मानने वाले कौन थे? शिव सिंह सेंगर। विद्यापति को किसने माना? बच्चन सिंह ने। विद्यापति डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसको माना? विद्यापति को। ठीक है। नंबर 5 अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान किसने माना? अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना? अब्दुल रहमान को। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना भाई? गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। उसके बाद में मुंज को प्रथम कवि मानने वाले थे आचार्य शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसे माना भाई? मुंज को मान प्रथम कवि। इसके बाद में
और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी माना भाई, प्लस चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहां से थे भाई? राजस्थान से थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसलिए इनका प्रश्न आता है। ठीक है, सर्वमान्य या सार्वभौमिक दृष्टि से, देखो लिख लो एक, सर्वमान्य या सार्वभौमिक दृष्टि से, सार्वभौमिक दृष्टि से सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। भाई हमारी भूमिका है वो कंप्लीट हो गई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। ले लिया होगा भाई, जो हमारी भूमिका है ना वो कंप्लीट हो गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका है, मैंने बोला था कि 8 से 10 क्लासें होंगी, 10 क्लास हुई है। मैंने कुछ भी इसमें से कुछ भी नहीं बचाया, कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें, जहां तक मेरी सोच है। हाँ, आज थोड़ा फास्ट करवाया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था और मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता था। स्पेशल मैं 10 क्लासें ही रखना चाहता था, इसलिए मैंने 2 क्लासों का मेट्राज जोड़ दिया, थोड़ा स्पीडली पढ़ा दिया। लेकिन कुछ नहीं, बहुत सी चीजें तो वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और वैसे ये चीजें स्वयंभू रही है तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हिंदी की शुरुआत ये पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। आज तो हमारा एक रिवीजन टाइप हुआ है। तो जो आज की कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होगी हमारी। हमारा जो भूमिका है हिंदी साहित्य के इतिहास की वो हमने कंप्लीट की है। हम अब आदिकाल की शुरुआत करेंगे सोमवार। आज माफ कीजिएगा, सोमवार को हमारी व्याकरण की क्लासें होनी थी, लेकिन आज इसलिए मैंने हिंदी की कक्षा रखी क्योंकि ये आज कंप्लीट हो जाए। हमारी ग्रामर की कक्षाएं बहुत पहले से बंद हैं, तो अब वो स्टार्ट करेंगे वापस से, व्यंजन संधि चल रही है। तो दोस्तों देखो, आपने भूमिका को पढ़ के देख लिया, अच्छे से समझ में भी आई होगी, सरल शब्दों में भी समझाया है, अच्छा समझाया है, कोशिश की है बहुत अच्छा देने की। तो इसलिए आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपको वापस से एक बार बोल देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी सूचना यहाँ पे प्रेषित की जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और क्या है कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छा मैटर जोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा दूं, लेकिन अगर उसका फल नहीं मिलता है ना तो फिर पूरा सभी को लगता है, मुझे भी लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है, बढ़िया है, मजबूत है। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की कक्षा के लिए मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई चीज के साथ, अच्छे से वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, खम्मा खड़ी। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।